Hello everyone, welcome to your favorite YouTube channel इमरान सर सक्सेस पॉइंट। आई एम योर मेंटोर इमरान खान। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जाना और इसके बाद हम लोगों ने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल की बात करी। आज हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल जो बनाए F.W. टेलर ने, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे, उनके प्रिंसिपलों के बारे में जानेंगे और उनकी टेक्निक के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल्स F.W. टेलर के द्वारा जो प्रिंसिपल बनाए गए वो थे चार प्रिंसिपल, चार सिद्धांत थे और 9 टेक्निक थी कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। थोड़ा से कोटेशन से इस चीज की शुरुआत करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक तौर पर अगर हम लोग प्रबंधन कर रहे हैं तो वो क्या अटेम्प्ट करता है, वो क्या इंश्योर करता है, वो यह इंश्योर करता है कि आप लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे मिनिमम कॉस्ट पर। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान बोला जाता है। तो हम लोग पहले F.W. टेलर के बारे में जानते हैं। F.W. टेलर का जन्म 1856 यानी 1856 में यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ। अब उनके जीवन की ओर आगे बात करते हैं तो अगर हम लोग बुक पूनम गांधी की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है ही ज्वाइंड द मिडवेल स्टील कंपनी इन 1878 एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। जो राइटर हैं आपके पूनम गांधी, जो राइटर हैं, उन्होंने बोला है कि ही ज्वाइंड द मिडवेल स्टील कंपनी इन 1878 एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मगर अगर हम लोग नजर डालें आर.के. सिंगला बुक पर तो उसमें लिखा हुआ है ही ज्वाइंड द मिडवेल स्टील कंपनी इन 1878 एज अ लेबरर एंड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही वॉज एबल टू रीच द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो है। एक बोल रही है 1878 में वो मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पर भर्ती हुए, मगर अगर हम आर.के. सिंगला की बात करें तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में बताया कि अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप ये ना कहें कि सर ने 1878 बताया कि आपके मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पर भर्ती हुए, मगर अगर हम लोग आर.के. सिंगला पढ़ रहे हैं तो उसमें तो लिखा हुआ है कि वो चीफ इंजीनियर बन गए थे। कब? 6 साल के अंतराल में। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों की बुक की बात करें तो आर.के. सिंगला में बताया गया कि 6 साल के कम अंतराल में वो लेबर से कौन सी पोस्ट पर आए, चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर आए। उनकी मेहनत, उनकी लगन ने उन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाने के लिए प्रेरित किया। वो साइंटिफिक प्रिंसिपल ही हैं जो आज F.W. टेलर को प्रख्यात करे हुए हैं। उन्होंने 2 बुक्स बनाए, बुक्स तो कई सारी बनाई, तो हम लोग जानते हैं थोड़ी सी बुक्स के बारे में। 1903 में, ठीक है ना, 1903 यानी या 1903 में उन्होंने एक बुक का पब्लिश करा जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट, और 1911 में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुक बनाई जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल के बारे में और टेक्निक के बारे में बताया। उनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी। आगे बात करते हैं। टेलर्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वेयर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। टेलर के जो प्रिंसिपल थे या जो टेक्निक थी वो सबसे ज़्यादा जो बेस्ड होती थी वो ऑब्जर्वेशन पर, किसी को ऑब्जर्व करना, क्योंकि साइंस हमें ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़्यादा, साइंस में हमें ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल्स की बात करें तो जब हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है कि आपने उस प्रैक्टिकल में क्या ऑब्जर्व करा। वैसे ही क्योंकि वो इंजीनियर थे तो उन्होंने उस चीज़ को सही तरीके से समझा कि यार हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाकर हम रिजल्ट सही ला पाएंगे। He concerned about the efficiency of worker and optimum utilization और resources। वो हमेशा ये इस चीज़ में लगे रहते थे कि हमारे जो कंपनी में लोग हैं उनके कार्य करने की क्षमता बढ़े
क्या बढ़े? कार्य करने की क्षमता बढ़े और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो मैंने यहां पर बोला ना, टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, वो चीज यहां पर भी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का सही से उपयोग करना और अपनी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को सुधारना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बेटा ये तो बात हुई। आज हम लोगों ने अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एफडब्ल्यू टेलर के जीवन के बारे में जाना। देखिए, क्योंकि अगर हम लोग प्रिंसिपल पढ़ें साइंटिफिक प्रिंसिपल के डायरेक्ट तो उतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ी सी उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है। कभी कभार 1 नंबर में या 3 नंबर के क्वेश्चनों में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी भी है, ठीक है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा चीज़ों को जानेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग उनके प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्निक के बारे में। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को और उनकी टेक्निक को। तो आपको मालूम ही है कि इमरान सर का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो मैंने ABCD के रूप में लिख दिया है। अल्फ़ाबेट यानी जो चीज़ से वो शुरुआत हो रही थी उसका अल्फ़ाबेट मैंने पहले ही लिख दिया है, तो शायद आपको वो चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। SHCD ये तो है उनके प्रिंसिपल। और अगर हम लोग टेक्निक की बात करें तो FSSMMTFDM ये है उनके टेक्निक। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं प्रिंसिपल्स की, उनके सिद्धांतों की। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। थंब मतलब अंगूठा। चढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको, मैं बता रहा हूं। विज्ञान क्या है? नई चीज़ों की खोज करना है, क्योंकि जब हम नई चीज़ों की खोज करते हैं तो शायद वो वर्क हम बड़े आसानी से और तीव्र गति से कर सकते हैं। थंब का मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि ओल्ड टेक्निक को हटाकर हमें क्या करना है, न्यू टेक्निक का यूज करना है, जिससे क्या करा जा सके, वर्क को आसान बनाया जा सके और उसको क्विकली परफॉर्म किया जा सके। तो यहां पर आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करी समझ में आया। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये नहीं कि अब पुराने समय से यार ये चलता चला आ रहा था तो हम तो भैया यही करेंगे। साइंस ने क्या किस चीज़ पर जोर डाली कि नहीं, हमें सब अंगूठा छाप चीज़ों पर नहीं भरोसा करना है। हमें क्या करना है, हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि हमें क्या करना है, नई नई चीज़ों की खोज करना है जिससे हम अपने वर्क को आसान बना सकें, ठीक है ना। दूसरा आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब होता है मधुरता और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बिखराव। तो एफडब्ल्यू टेलर ने बहुत अच्छी बात करी कि कंपनी में अगर आप लोग मधुरता से काम करोगे, प्यार से काम करोगे, तो वो काम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। और वही आप अपने काम में बिखराव रखोगे, अलग अलग रहोगे सब लोग, तो वो वर्क सही से कंप्लीट नहीं होगा। हमारा घर कब एक रहता है, जब घर के सब लोग मिलके अपनी परेशानियों को और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। अकेले अकेले जंग नहीं जीती जाती है, कोई भी राजा अकेले जंग नहीं जीतता है। और राजा अपनी प्रजा से जब मधुरता से बात करता है तभी वो जंग जीत पाता है। अपनी सेना से वो मधुरता से बात करेगा, मधुर संबंध होंगे, तब जाकर ही क्या करा जाएगा, जंग को जीता जाएगा, ठीक है ना। बात को समझिए, मधुर, हमें मधुर होना है, मीठा होना है, ठीक है ना, मीठा होना है, हमें कड़वा नहीं होना है, ठीक है ना। और एक बात याद रखिए, मेरे पापा ने मुझे बताई थी कि इतने मीठे मत बन जाइए कि कोई आपको चाट ले, ठीक है, और इतने खट्टे भी मत बन जाइए या कड़वे मत बन जाइए कि कोई आपको थूक दे। भैया मैनेजर है, वो इतना ज़्यादा आपको प्यार करे, आप लोग क्या करोगे, अरे यार बॉस तो ऐसा ही है, उसे वर्क से कोई मतलब नहीं है, वो तो हम लोगों के ऊपर दया करता रहता है, ये है वो नहीं। उसको जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए उतना उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तभी जाकर
वर्क कंप्लीट हो पाएगा। बिखराव से काम नहीं चलता है। मगर मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा तभी तो आप मेरे से अच्छे से बात करेंगे, यानी आपके और मेरे बीच में मधुर संबंध होंगे, तभी जाकर वर्क को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेट करिए, अकेला मत सोचिए। हाँ, आपका जो दिमाग जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है। हेनरी फ्योल का भी एक प्रिंसिपल ऐसा ही है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। हमें सबके साथ क्या करना है, मिलकर काम करना है। तो वो भी तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हमें कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि यार मैं तो ये हूँ, मैं ऐसा काम करूँगा, मैं वैसा काम करूँगा, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं घर का छोटा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर आपको एक संस्था को मजबूत बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा एक दूसरे का, तब जाकर वो कोऑपरेशन आपका सफल होगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, प्रोग्रेस करेगी। लास्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। थोड़ा बड़ा है तो डी से याद आ जाएगा। डेवलपमेंट, हर एक किसी को विकास करने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उसको उसकी योग्यता के अनुसार, उसके वर्क के अनुसार प्रोग्रेस करने का बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टेक्निक की। किसकी बात करेंगे, टेक्निक की बात करेंगे। अब टेक्निक क्या क्या है। पहली टेक्निक है फंक्शनल फॉरमैनशिप। टेक्निक क्या है, पहली फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग्यू स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट और मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। नहीं होगी। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आए और आपको वो हमेशा याद रहे। फंक्शनल फॉरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट और मेंटल रेवोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंक्शनल फॉरमैनशिप की। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना, तब जाकर वो चीज़ आपको सही तरीके से क्लियर होगी। चलिए हम लोग समझते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। फंक्शनल फॉरमैनशिप को अगर आपको समझना है तो आप समझिए कि हमें यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाना है। अगर आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होगे तो वो वर्क अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। साइंस का भी यही उद्देश्य होता है कि अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो तो आपको उसी तरीके से काम करवाया जाएगा। मैंने एक बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में भी इस तरीके का आपको समझाया गया हुआ है। होता क्या है कि अगर मैं एक चीज़ को दो भाग में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, दो चीज़ें बहुत मोस्ट होती हैं। एक हो गया प्लानिंग ऑफिसर और दूसरा हो गया प्रोडक्शन ऑफिसर। ठीक है, हमें यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि हमें स्पेशलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो मोस्टली हमने यहाँ पर दो ऑफिसर नियुक्त कर दिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहते प्लानिंग ऑफिसर और एक प्रोडक्शन ऑफिसर। अब वो चीज़ों में अपने स्पेशलिस्ट तो हैं ही हैं। तो अच्छा, अब वो भी अपने अंतर्गत क्या करेंगे, कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को रखेंगे। जैसे ये रखा है रूट क्लर्क। रूट का मतलब होता है रास्ता, यानी कि ऐसा क्लर्क जो रास्ते को निर्धारित करेगा कि कैसा सामान कहाँ से लाना है, किसको पहुँचाना है। ठीक है ना। मैं जैसा समझ रहा हूँ रूट, सपोज मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से दिल्ली जाने का क्या रूट है, तो आप कहोगे सर गूगल मैप खोलो, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो वो मुझे क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, रूट बता रहा है। ठीक है ना। गूगल मैप हमें क्या बताता है, रूट बताता है बेटा। उसी प्लानिंग ऑफिसर अपने अंदर क्या रखेगा, एक रूट क्लर्क रखेगा जो रास्ते को निर्धारित करेगा कि कैसा वर्क किस तरीके से कंप्लीट होना है, कैसा वर्क कहाँ से आएगा, उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा।
दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, यानी कि ऐसा क्लर्क जो कार्ड बनाएगा और कार्ड में क्या लिखे रहेंगे, इंस्ट्रक्शन लिखे रहेंगे, दिशा निर्देश लिखे रहेंगे। और वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क किसको दे देगा, वो अपना कार्ड गैंग बॉस को, यानी प्रोडक्शन ऑफिसर के फर्स्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर को। किसको, गैंग बॉस को। उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होंगे कि क्या भैया काम का क्या प्रोसीजर है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे लंच होगा, क्या छुट्टियों का तरीका है, एंड सो ऑन चीज़ें। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम हो गया। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, यानी एक ऐसा क्लर्क जो क्या निर्धारित करेगा, टाइम भी निर्धारित करेगा कि काम कब शुरू हो रहा है, काम कब खत्म हो रहा है और उस काम को करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। डिसिप्लिन ऑफिसर, अनुशासन अधिकारी। डिसिप्लिन ऑफिसर का यहां पर यह मतलब है कि आपका काम अनुशासन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। कंट्रोलिंग इसीलिए करी जाती है, कंट्रोलिंग को लास्ट फंक्शन क्यों बनाया गया मैनेजमेंट का, इसलिए बनाया गया कि भैया मुझे जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव चाहिए था उस तरीके का ऑब्जेक्टिव मैं अचीव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए ही लास्ट में डिसिप्लिन ऑफिसर रखा गया। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफिसर की, गैंग बॉस। गैंग मतलब समूह। अब प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना है कि नहीं करना है भैया, कि केवल प्लानिंग करके अरे भैया हमारे तो 85% आएंगे, 95% आएंगे, सोचने से काम थोड़ी चलता है, काम करना पड़ता है। ठीक है ना, भूख लगती है ना इंसान को तो खुद खाना बनाता है, और अपने हाथ का बनाए हुए खाने की बात ही कुछ और होती है। ठीक है ना, यानी कैसा बॉस जो अपनी गैंग को, यानी अपने ग्रुप को संभाल कर रखे। क्या करे, अपने ग्रुप को संभाल कर रखे और अपने ग्रुप के लोगों को क्या दे, इंस्ट्रक्शन कार्ड दे दे जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। और ये प्रोडक्शन ऑफिसर क्या है, स्पेशलिस्ट है, उसने अपने अंदर भी 4 लोग रखे हैं और अपना उसमें पहला गैंग बॉस हो गया जो पूरी टीम को क्या करेगा, लीड करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया, यानी क्रिकेट में टीम इंडिया का अभी गैंग कौन है, विराट कोहली। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। दूसरा स्पीड बॉस, यानी कैसा बॉस जो ये देखेगा कि वर्क स्पीड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हमने पहले पढ़ा था, वर्क समय पर कंप्लीट करना है तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि वर्क स्पीड में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे यार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत समय है, आज करे सो काल, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता है जब जीना है बरसों। तो ये सोच नहीं रखना है, हमें क्या सोच रखना है कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो भैया हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है, हमें अपने वर्क को देखकर चलना है कि हमें अपने वर्क को किस समय पर सही तरीके से कंप्लीट करना है। रिपेयर बॉस, कान कुच्ची होती है ना अपनी, जब अपन लोग शैतानी करते हैं तो टीचर या मम्मी वगैरह करते हैं ना, तो हमें एम्प्लॉयज़ की नहीं करना है कान कुच्ची, हमें क्या करना है, जो मशीनें खराब हो गई हैं हमें उनको सही करना है। तो एक बॉस ऐसा रखो जो प्रोडक्शन ऑफिसर में ये देखे, प्रोडक्शन के अंतर्गत ये देखे कि कोई मशीन खराब तो नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी एक रिपेयर बॉस रखा जाता है जो अपने वर्क में स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है, अगला आता है लास्ट, अगला कौन सा आता है लास्ट, इंस्पेक्टर। पुलिस वाला नहीं, ठीक है ना। इंस्पेक्टर का मतलब होता है किसी चीज को इंस्पेक्ट करना, सही से देखना कि यार जो प्रोडक्शन हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। इंस्पेक्टर क्यों नियुक्त करा गया एक इलाके में, वो इसलिए करा गया कि वहां पर कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है। क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम को हमें क्या करना है, दूर करना है। ठीक है ना, क्या करना है, दूर करना। अब इस शोरगुल को तो दूर नहीं करा जा सकता है जो मेरे बैकग्राउंड में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, मैं पहले ही बात बोल चुका हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपन लोगों की पहली टेक्निक की, फंक्शनल फॉर्मेनशिप की। अब दूसरी बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्यों होता है स्टैंडर्ड क्रिएट करना? मैं आपसे पूछूंगा अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, आप कहोगे सर 12th स्टैंडर्ड में। आपको मालूम नहीं है? मुझे मालूम है आप 12th स्टैंडर्ड में हो। वो स्टैंडर्ड इसलिए क्रिएट करा जाता है कि किस यूजर के लिए किस तरीके का सामान बनाना है। हमें ग्रेडिंग करना ज़रूरी है कि ये ए टाइप का प्रोडक्ट है, ये बी टाइप का प्रोडक्ट है, ये सी टाइप का प्रोडक्ट है। अगर हम वस्तुओं की ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो शायद सब सामान एक जैसा बन जाएगा और हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ग्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि भैया मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि आज आपका ये काम है। मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया कि आज का आपका इतना काम है, जब आप इतना काम कंप्लीट कर लोगे तो ही आप जा पाओगे। यानी क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्रिएट हो गया ना। स्टैंडर्ड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं करेंगे तो सब लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो उनकी एक टेक्निक थी, बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि क्या करना है, हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है, वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। क्या है वो? कि हमें एम्प्लॉयज़ से आज के दिन या रोज़ कितना काम करवाना है ये निर्धारित करना भी ज़रूरी होता है। एस, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन का यहां पर मतलब आप लोग समझिए, ध्यान से समझिए। काम को आसान करना, जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको रिड्यूस करना, चाहे वो कलर की बात हो, चाहे वो साइज की बात हो, चाहे वो वेट की बात हो। बुक वगैरह में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि सपोज एक शूज कंपनी है, वो शूज़ कैसे नंबर की बनाएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और भी बड़ा हो सकता है, मैंने 10 तक ले लिया, ATC। अच्छा, शूज़ कंपनी ऐसे तो बनाएगी नहीं कि 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2 नहीं होगा ना। अच्छा, वो अगर ऐसा करती भी है तो क्या करना पड़ेगा? उसको इतने वर्कर रखने पड़ेंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो उनकी टेक्निक क्या है? हमें काम को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, आसान करना है। चीज़ों को जब आप सरल तरीके से समझोगे तब वो हमेशा याद रहेगी। और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं अपने स्टूडेंटों को सरल तरीके से समझाऊं जिससे उनको हमेशा याद बना रहे। मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं जो ये बोलते हैं कि सर आपकी बताई हुई चीज़ें मुझे आज भी याद हैं। ठीक है ना। तो मैं अपने सब बच्चों के लिए कोशिश करता हूं कि आपको वही चीज़ सिंप्लीफाई करके समझाऊं। बुक तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, मगर वो चीज़ अगर हम बुक से हटके थोड़ा सा उसको अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो वो शायद चीज़ें ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आएंगी। सिंप्लीफाई करो ना, सरल बनाओ, किसी चीज़ को कठिन नहीं करना है। ठीक है ना। तो उनकी एक टेक्निक बहुत अच्छी है कि क्या करो, क्या करो, काम को इजी करो। ना बिजनेस कठिन है ना इकोनॉमिक्स कठिन है, हमें उसको इजी बनाना है और हम उसको इजी बनाकर रहेंगे। मेथड स्टडी करो कि आप कौन सा मेथड एप्लीकेबल कर रहे हो, कौन सा मेथड आपके लिए यहाँ पर यूज़फुल है। यूज़फुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप यूज़फुल नहीं होगी किसी चीज़ से तो क्या होगा, वर्क सही तरीके से कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मेथड आपके लिए अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा ना, मेरे मेथड है कि मैं बच्चों को शॉर्ट फॉर्म से याद करा देता हूं। ठीक है ना। DAD, UUS, RCS, OES, IE। अगर आप उसको 10 बार रिवाइज कर लेंगे, मेरी गारंटी है कि आप कभी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो क्या करना है, हमें मेथड ऐसा अपनाना है जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से हेल्प करने में मदद करे। मोशन का मतलब क्या होता है? हमें ये देखना है कि काम किस गति से चल रहा है, उसका मोशन क्या है, उसकी तीव्रता क्या है। मोशन का मतलब होता है कि किसी वर्क को करने की गति क्या होती है, उस गति को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गति, हमने कहा ना, अरे यार एग्ज़ाम तो मार्च में होते हैं, फरवरी में होंगे, अरे पढ़ लेंगे।
नहीं, हमें अपनी गति को देखते हुए चलना है कि किस तरीके से हमें वर्क को सही तरीके से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन मतलब होता है कि मूवमेंट सही तरीके से, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका मूवमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ है। टाइम स्टडी, टाइम समय बड़ा बहुमूल्य है। इंसान को अपने जीवन में समय को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो समय को बर्बाद करेगा तो एक समय ऐसा आता है कि समय उसको भी बर्बाद करता है, ठीक है ना। अगर आपको ये समझना है तो एक बहुत पुरानी मूवी है वक्त मूवी। पढ़ाने के साथ साथ आपका एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, तो आप उस वक्त मूवी को देखिएगा। पुरानी बलराज साहनी की मूवी है, सुनील दत्त साहब भी हैं उसमें, ठीक है ना, बहुत सारे अदाकार हैं, उनको देखिएगा। बड़ी अच्छी मूवी, उसमें आपको वक्त के बारे में मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो टाइम स्टडी करना है कि टाइम हमारा वर्क कब शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। तो ये पूरी टाइम स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम अपने वर्क को सही तरीके से सही समय पर कंप्लीट कर सकते हैं। फैटिग स्टडी या फटीग स्टडी, फटीग स्टडी का यहाँ पर मतलब होता है कि काम कब शुरू हुआ, काम कब ख़त्म हुआ, काम कब शुरू हुआ और काम कब ख़त्म हुआ, और उसके बीच में रेस्ट इंटरवल कितना है। स्कूल जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। स्कूल गए, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, उसके बाद क्या होता है, पेट पूजा होती है ना, होती है पेट पूजा। अरे अभी मत करने लगो पेट पूजा यार, ये लोग पेट पूजा करने लगे अभी से बैठ के, ठीक है ना। तो पेट पूजा करते ना, लंच होता है, हाँ लंच होता है। तो वो क्या है कि स्कूल शुरू होने से लेकर स्कूल ख़त्म होने तक हमने कितना रेस्ट लिया, वो कहलाता है फैटिग स्टडी। रेस्ट इंटरवल भी ज़रूरी है कि हमने कितने समय तक वो काम करना, काम सब को शुरू हो रहा था, कब काम कब ख़त्म हो रहा था, और उसके बीच में रेस्ट इंटरवल कितना था। डिफरेंशियल वेज रेट, डिफरेंशियल वेज रेट का यहाँ पर मतलब है बेटा, समझिएगा, मैं जो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंशियल वेज रेट का मतलब है कि जिसका, जैसे सपोज एक एम्प्लॉई ने एक दिन में 10 यूनिट बनाई, तो उसको 10 यूनिट के हिसाब से पैसा दो। एक ने 50 बनाई तो उसको 50 यूनिट के हिसाब से पैसा दो कि 10 यूनिट के हिसाब से दोगे? नहीं, उन्होंने किन्होंने FW टेलर ने यही बात बोली कि भैया जो इंसान जिस तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, जिस तरीके से वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसको उस तरीके से सैलरी दो, उस तरीके से उसको मजदूरी दो ना। कोई 10 यूनिट बना रहा है उसको 10 यूनिट के हिसाब से दो, कोई 50 यूनिट बना रहा है तो उसको 50 यूनिट के हिसाब से दो। डिफरेंशियल वेज रेट, देखिए ना, ओल्ड टेक्निक को हटानी कि भैया हम तो सबको एक जैसा देंगे, ठीक है ना। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको भी इतनी सैलरी, और कोई काम बिल्कुल नहीं कर रहा है उसको भी इतनी सैलरी, ये नहीं चलेगा। उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा और उन्होंने क्या करा, डिफरेंशियल वेज रेट एक टेक्निक बनाई, जिसमें उन्होंने बोला कि भैया जो जिस हिसाब से काम कर रहा है उसका आपको उस हिसाब से उसको क्या दो, सैलरी दो, मजदूरी दो। मेंटल रेवोल्यूशन, मन की क्रांति, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप अपने एटीट्यूड को वर्क के प्रति चेंज करो। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको काम बड़ा आसान लगने लगेगा, और आप किसी काम को भार समझ के करोगे तो वो भार ही लगेगा। मैं सोचूं अरे यार ये कितना भारी है यार, अरे यार मुझसे तो संभल ही नहीं रहा, अरे कितना हल्का है यार। अगर आपको बीरबल की कहानी याद हो तो वो एक दीपक के सहारे एक नदी में खड़े रहे थे, ठीक है ना। मन की क्रांति सोचिए वैसा जो आपके जीवन में बदलाव ला सके, मेंटल रेवोल्यूशन। तो चलिए, ये तो था आज हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल एंड टेक्निक के बारे में, और इसके पहले हम लोगों ने जाना FW टेलर के बारे में। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इमरान सर सक्सेस पॉइंट में। मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।